1983 में इंडियन टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी उसके करीब 11 साल बाद तक यानी कि 1994 तक एक आम आदमी को ये तक नहीं पता था कि क्रिकेट मैच फिक्स भी हो सकता है। फिर सितंबर 1994 में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है और ये पहली बार था जब बड़े लेवल पर आम जनता को भी मैच फिक्सिंग के बारे में पता चला। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान टीम के सलीम अली सीरीज के टाइम पे उनके होटल रूम में आए थे और कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर ही सीरीज हार जाएगी तो हमारे घर जला दिए जाएंगे, इसीलिए आप $276,000 ले लो, यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन ये वाला मैच आप हार जाओ। ये चीज शेन वॉर्न टीम में और मार्को ने अपने कोच, कैप्टन और मैच रेफरी को बता दिया था उस टाइम। Our houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down. $200,000 cash for you and Tim May. So we go and tell Mark Taylor, Bob Simpson. और आगे चल के शेन वॉर्न ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी इसके बारे में बात की जो अभी यूट्यूब पर पड़ी है। जब ये बात बाहर आई तो आम जनता थी उनको काफी गुस्सा आ गया कि ये तो हमारे साथ धोखा है। जब ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तब पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फखरुद्दीन, जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने अलग से कमीशन बनाया और कई इंसिडेंट को उठा के इंक्वायरी स्टार्ट कर दी ताकि पता चल सके कि सच में मैच फिक्सिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो उसमें 2 लोगों के नाम आए, एक थे सलीम मलिक और दूसरे थे वसीम अकरम। इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक के ऊपर तो लाइफ टाइम बैन लगा दिया और वसीम अकरम के खिलाफ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि इनके खिलाफ सबूत कम पड़ गए हैं वरना ये भी दूध के धुले नहीं हैं। सलीम मलिक दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर बने जो कि मैच फिक्सिंग के लिए बैन कर दिए गए थे और उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन 2008 में पाकिस्तान के लोकल कोर्ट ने इनका बैन हटा दिया था। उस टाइम के जस्टिस मलिक कयूम की जो रिपोर्ट थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, एक बार आप पढ़ लेना। देखो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं एक भी चीज अपने मन से नहीं बोलूंगी। अभी आगे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं तो इन सब के बारे में मैंने सीबीआई रिपोर्ट, कोर्ट की जजमेंट, सेशन कोर्ट की डिस्चार्ज ऑर्डर, रिलायबल रिसर्च पेपर और आर्टिकल से पढ़ के बोल रही हूँ। देखो अब पाकिस्तान के अंदर इसके बाद काफी टाइम तक मैच फिक्सिंग की बात तो नहीं हुई, पर 3 साल के बाद यानी कि 1997 में ये जो मैच फिक्सिंग का जिन है जो कि लोगों के सामने आके फिर से खड़ा हो जाता है। आउटलुक मैगजीन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का इंटरव्यू ले रही थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि आज से कुछ साल पहले यानी कि 1994 में श्रीलंका के अंदर सिंगल सीरीज हो रही थी, उसमें मेरे टीममेट ने मुझे मैच हारने के लिए 25 लाख ऑफर किए थे। आगे चलकर बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट IS बिंद्रा ने कहा कि ये जो 25 लाख रुपए हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे इंडिया के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव ने ऑफर किए थे। कि इंडिया के अंदर तो लोग क्रिकेट को पूजते हैं, मतलब मैच हार जाए तो कई लोग तो खाना भी नहीं खाते, और वहाँ पे जब ऐसी चीजें सामने आई थी तो आम जनता में तो बहुत गुस्सा फूटा था। इसके बाद बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देख रहे थे। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन होती है और अक्टूबर 1997 को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है जिसका नाम था चंद्रचूड़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मीडिया को हैंड ओवर कर दिया गया लेकिन ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चन भी उठे थे कि इसमें सही से इंक्वायरी नहीं हुई है, काफी चीजें इसमें ओके थी। इस पूरी रिपोर्ट में मोटा मोटी जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि लार्ज स्केल पे सट्टा खेला जा रहा है लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसके 3 साल बाद यानी कि ईयर 2000 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आती है 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए। पहला टेस्ट 19 फरवरी 2000 में होना था और आखिरी ODI 19 मार्च 2000 में। और जब ये मैच चल रहा था अंडरवुड, डावोन, इब्राहिम और छोटा शकील एक आदमी था सलीम अदे जो कि बेसिकली इंडिया के अंदर फिरौती वगैरह लेता था बड़े लोगों से। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे सलीम हथेली ने अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर्स के जो मालिक थे उनसे फिरौती मांगी और ये जो दोनों बिजनेसमैन थे इन्होंने फिरौती देने के बजाय पुलिस को जाके बता दिया। पुलिस ने प्लान बनाया कि इनको जो कॉल आ रही है जो सलीम हथेली को कॉल कर रहा है इसको कंटिन्यू रखाते हैं ताकि पता चल सके कि इंडिया के अंदर इनके लिंक कहाँ फैले हुए हैं और सलीम हथेली को भी पकड़ सके। ये दोनों बिजनेसमैन जैसा ही करते हैं जैसे जैसे पुलिस कहती है। नेगोशिएशन में भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे रेडी हो गए थे कि पैसे की बजाय हमें टायर्स ही दे दो, हमें पैसे की बजाय टायर्स ही दे दो। ये सारी
चीजें ट्रैक हो रही थी और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह इनके बीच में जो भी बात होती थी इसका पूरा ट्रैक रखते थे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जब इनकी पूरी कॉन्वर्जेशन का ट्रैक रख रहे थे तो उनको एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज पता चलती है। एक नंबर था जिससे सलीम अतेली बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, उसमें से एक नंबर BSNL का फोन नंबर था जिसको बहुत पहले कृष्ण कुमार ने भी यूज किया था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई हैं और गुलशन कुमार की डेथ के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का नाम आ गया था। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो सकता है, फिर इसीलिए पुलिस ने BSNL की मदद ली इंडिया के अंदर। फिर जो कृष्ण कुमार करंट फोन यूज कर रहे थे उस फोन को भी टैप कराना शुरू कर दिया। डेली बेसिस पे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल की ड्यूटी थी कि वो रोटेशनल शिफ्ट लगाएंगे और 24 घंटे दिन रात कृष्ण कुमार का फोन सुनेंगे। फिर 19 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था और सारी टीम स्टेडियम से थोड़ी दूर पे होटल था ताज होटल, उसमें रुकी थी। इस मैच से 2 दिन पहले कृष्ण कुमार के दोस्त संजीव चावला लंदन से आते हैं और उनके पास इंडियन नंबर नहीं था, तो उनके दोस्त कृष्ण कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दे दिया था यूज करने के लिए और संजीव चावला ने सेम होटल जहाँ पे टीम रुकी थी वहीं पर रुकते हैं। ये जो मैं नाम बता रही हूँ संजीव चावला, इसके ऊपर गौर फरमाइएगा क्योंकि आगे जाके जितनी भी मैच फिक्सिंग होगी उसके पीछे जड़ ये संजीव चावला ही है। तो टेक्निकली 2 कांस्टेबल जिनको कृष्ण कुमार का फोन सुनने के लिए लगाया गया था वो अब संजीव चावला का फोन सुन रहे थे। ये दोनों कांस्टेबल थे और ये दिन रात ढूंढ रहे थे कि शायद कोई इंटरकनेक्टर, शायद इनमें से कोई अंडरवुड का कनेक्शन मिल जाए। लेकिन कई दिनों तक फोन सुनने के बाद इन दोनों ने कहा कि इसका कोई भी अंडरवुड कनेक्शन नहीं है। ये पूरे दिन क्रिकेट मैच देखते रहते हैं और पूरे दिन यही बात करते रहते हैं कि कैच कर लिया, कैच पकड़ लिया, नहीं पकड़ा, आउट किया। लेकिन कांस्टेबल से भी सीनियर और कोई ऑफिसर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि ढंग से सुनो, शायद कोई कोड वर्ड हो। तो उन्होंने कहा ये कोई कोड भी नहीं है, जो लाइव मैच चल रहा होता है उनके हिसाब से ये दोनों बात करते हैं। बीच बीच में बस एक आदमी आता है जो कि अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलता है और इधर से सब लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं। तो इसमें अभी अंडरवुड का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। इन दिनों से कुछ दिन बाद एक कांस्टेबल घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा था और इसी बीच साउथ अमेरिका के कैप्टन हैंसी क्रॉस ने कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कमेंटेटर से। ये आवाज सुन के जो कांस्टेबल था उसका दिमाग एकदम से घूमता है कि ये तो वही आवाज है जो कि दिन रात बैठ के वो फोन टैपिंग पे सुनता है। और यही चीज जब वो आगे बताता है तो पुलिस की टीम इसे सीरियसली लेती है। सबसे पहले वो ये करती है कि दूरदर्शन से मैच की फुटेज मंगवाती है और जो अभी तक फोन रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें से हैंसी क्रॉन्सी का सैंपल लेके उससे मैच कराती है जो एकदम सेम निकलती है। लेकिन इतने सबूत काफी नहीं थे, इसलिए वो और भी ज्यादा श्योर होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आगे और ध्यान से फोन रिकॉर्डिंग सुनी और जो भी बातें ये लोग फोन पे करते थे नेक्स्ट डे वही सारी चीजें मैच में होती थी। 11 कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले ओवर कौन फेंकेगा, ये सब नेक्स्ट डे में एज इट इज होता था। और वो जो पुलिस इतने दिन से फोन रिकॉर्डिंग कर रही थी, 14 मार्च 2000 को पुलिस फोन सुन रही थी तो इधर से आवाज आती है, हेलो हाय हैंसी। और उसके साथ साथ जो बात हो रही थी उस फोन रिकॉर्डिंग पे रूम नंबर मेंशन हुआ था होटल का, वो भी हैंसी क्रॉन्सी का था। उसके बाद पुलिस इस चीज को तो लेके कंफर्म हो जाती है कि उधर से जो आदमी बात कर रहा था आदमी साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन हैंसी क्रॉन्सन और इंडिया के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही है। और एक्चुअल में अपोलो टायर्स, खन्ना ज्वेलर्स, अपोलो के टायर्स में इंक्वायरी करते करते पुलिस के हाथों गलती से संजीव और हैंसी क्रॉन्सी लग गए और इंडिया का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग का केस एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि उनके पास सारे सबूत आ तो गए थे जिसमें संजीव चावला, हैंसी क्रॉन्से, हर्षल गिब्स, निक्की, पीटर स्ट्रेडॉफ के नाम थे। अगर पुलिस उसी टाइम फाइल केस करती तो इंक्वायरी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को अरेस्ट करना पड़ता और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता और फिर 2 देशों की रेपुटेशन आमने सामने आ जाती। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि वो सीरीज खत्म होने का वेट करेगी और उसके बाद वो सारे प्रूफ सामने रखेंगे। लेकिन इसके चलते एक नुकसान होता है पुलिस को, पुलिस के हाथ से संजीव चावला निकल जाता है। जो फाइनल ओडीआई की डेट थी उससे 4 दिन पहले संजीव चावला वापस लंदन चला जाता है। हालांकि आगे चल के 2020 में उसको इंडिया के तिहाड़ जेल में डाला जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो बच के निकल गया। तो इधर पुलिस सीरीज खत्म होने का वेट तो कर रही थी और फोन भी सुन रही थी साथ साथ में। और
उसी टाइम पे उनको संजीव और हेनरी क्रॉन्जी का डिस्कशन सुनाई देता है, जिसमें हेनरी क्रॉन्जी ने कहा कि डोंट वरी, निकी, हर्षल गिब्स और पीटर जो है वो 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से संजीव चावला ने कहा वो सब तो ठीक है, तो अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उस केस में क्या होगा, जिसमें हेनरी क्रॉन्जी कहते हैं कि आप टेंशन मत लो कि उस केस में भी इंडिया 250 रन से ज्यादा नहीं बनाएगी। और अगले दिन मैच होता है, इंडिया पहले बैटिंग करती है और 248 रन ही बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है। हर्षल गिब्स एक्चुअल 19 रन पे आउट हो जाते हैं, निकी 14 रन पे आउट होते हैं और पीटर जो थे वो 1 रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका टीम मैच जीत जाती है। लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती है और सीरीज खत्म होने का वेट करती है। मार्च के एंड में पुलिस केस फाइल करती है और मीडिया को भी सारे सबूत देती है और इधर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में हंगामा शुरू हो जाता है। 8 अप्रैल 2000 को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका UCBSA की ऑफिशियल स्टेट में हेनरी क्रॉन्जी कहते हैं कि ये जो चीजें बोली जा रही है वो सारे के सारे झूठ है। लेकिन इन सारे स्टेटमेंट से काम चलता नहीं है। फिर जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्वायरी शुरू कर देती है और हेनरी क्रॉन्जी के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, सारे सबूत इनके खिलाफ चले जाते हैं। तब जाके हेनरी क्रॉन्जी मानता है कि हाँ उन्होंने फिक्सिंग की थी और वो कहते हैं he failed in his moral and official duties. I was not honest and I apologize. My moral and professional duties. I was not honest and I apologize unreservedly. AP आर्काइव करके एक YouTube चैनल है, इन्होंने क्रॉन्जे क्रिकेट इंक्वायरी ऐसे करके हेनरी क्रॉन्जी पकड़े गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, थोड़ा सा इंतजार करना। राधे राधे।